हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल में ही रिलीज हुए एक बॉलीवुड हॉरर मूवी शैतान को, जिसे देखने के बाद आप डरोगे तो नहीं लेकिन आपके मन में दहशत जरूर बैठ जाएगी। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। कबीर, ज्योति और उनके दो बच्चे जानवी और ध्रुव, ये लोग एक फैमिली ट्रिप की प्लानिंग करते हैं और इस सफ़र पर निकल जाते हैं। इनका ये प्लान था कि कुछ दिन ये लोग इनके फार्म हाउस पर फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, पर इन्हें कहाँ पता था कि इनके ये छुट्टियों के दिन इनके सबसे खतरनाक दिनों में से एक होने वाले हैं। खैर, ये लोग हंसी खुशी अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ सभी पराठे ऑर्डर कर रहे होते हैं। उसके बाद कबीर चाय ऑर्डर करने के लिए जाता है, पर उसके पास खुले नहीं थे, इसलिए वो चाय नहीं लेता। ये सब दूर से ही एक शख्स देख रहा था, इसलिए वो अपनी तरफ से चाय लेकर कबीर की टेबल पर जाता है और उसे चाय ऑफर करता है। इस शख्स का नाम वरराज था और कबीर को वरराज काफी पसंद आता है, इसलिए उसे वरराज पर कोई भी शक नहीं होता और वह उसे अपने साथ ही टेबल पर बैठा लेता है। वरराज नोटिस करता है कि जानवी पराठे नहीं खा रही है, क्योंकि उसमें बटर डला हुआ था और जानवी बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस थी। इसलिए जब कबीर और ज्योति का ध्यान नहीं होता तो वरराज अपने पास से एक लड्डू निकालकर जानवी को देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पराठे नहीं खाने तो तुम मेरा लड्डू खा सकती हो और मैं तुम्हारा पराठा खा लूंगा। जानवी वरराज का दिया हुआ लड्डू खा लेती है और लड्डू खाने के बाद ही जानवी को कुछ अजीब महसूस होने लगता है और फिर वरराज जानवी को कहता है कि ये पराठा भी खा लो। जानवी बिना आनाकानी किए पराठे भी खाने लगती है और ये सब देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की अभी 2 मिनट पहले ही पराठे खाने से मना कर रही थी वो वरराज के कहने पर एक झटके में ही मान जाती है। इसके बाद ये सब वापस अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। जाते जाते वरराज जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देते हुए कहता है कि फार्म हाउस पर पहुंचते ही सबसे पहले ये बिस्किट्स खाना। जानवी उसे हामी भरती है और ये सब देखकर उसके परिवार वाले भी हैरान थे, पर ये लोग इस बात को ज्यादा ही नोटिस नहीं करते हुए अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जैसे ही फार्म हाउस पहुंचते हैं, जानवी सबसे पहले वरराज का दिया हुआ बिस्किट खाती है और फिर पूरा परिवार छुट्टियों के मजे लेने लगता है। ये सभी पूल में ही खेल रहे थे, तभी ज्योति नोटिस करती है कि वरराज उनके घर के दरवाजे पर ही खड़ा होता है। वो ये बात कबीर को बताती है। कबीर दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि जानवी ने पहले से ही वरराज को घर के अंदर बुला लिया है। वरराज इनसे कहता है कि उसका फोन डेड हो गया है और उसे अपनी बेटी को भी कॉल करना था। कबीर उसकी बात मान जाता है और फिर वो अपना कपड़ा चेंज करने के लिए घर के अंदर जाता है। ज्योति भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि उसे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो कबीर कहता है कि ठीक है, मैं उस पर नजर रखूंगा। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जानवी वरराज के साथ अकेली थी और उसे वो अपने बारे में सब कुछ बता रही थी, जैसे उसके कितने दोस्त हैं, कौन बॉयफ्रेंड है, ये सब। यहाँ तक कि जानवी उसे अपने आने वाले लद्दाख ट्रिप के बारे में भी बता देती है। तो वरराज कहता है कि तुम लद्दाख नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जानवी उसे हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी ध्रुव वहाँ खेलते हुए आ जाता है और वो जानवी से उसके साथ खेलने के लिए जिद करने लगता है। वरराज को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो जानवी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ, जाकर अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो आगे से कभी खेलने की बात ही ना करे। जानवी वरराज की बात मानते हुए ध्रुव के साथ खेलने चली जाती है। जानवी ध्रुव को झूला झुलाते झुलाते बहुत ही जोर जोर से झुलाने लगती है, जिससे ध्रुव डर कर रोने लगता है, लेकिन जानवी पर इसका कोई असर नहीं होता, मानो कि वो किसी के वश में हो। ध्रुव की आवाज सुनकर ज्योति और कबीर बाहर आते हैं और वो जानवी को रोकते हैं। फिर वरराज जानवी को उनकी इन हरकतों के लिए सारे परिवार से सॉरी बोलने को कहता है। जानवी वैसा ही करती है और फिर ये लोग सिचुएशन को लाइटली करने के लिए डिनर करने बैठते हैं। तभी वरराज कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। फिर वो जानवी को अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर ट्रिप के लिए मना करने को कहता है और उससे ब्रेकअप करने की बातें भी कहता है। जानवी वैसा ही करती है। ये देखकर कबीर और ज्योति हैरान थे, इसलिए कबीर वरराज को वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वरराज वहां से जाने से इनकार कर देता है। तो कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। तो वरराज जानवी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अपने पिता को रोको। जानवी फिर से वैसा ही उसकी बात मानते हुए कबीर का रास्ता रोकती है और अपने पिता पर चिल्लाने लगती है और उससे ये तक भी कहने लगती है कि वरराज अंकल यहाँ से नहीं जाएंगे। अब कबीर करता भी तो क्या करता। कबीर को लग रहा था कि उसकी बेटी वरराज के वश में तो है, पर वो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। तो वरराज जानवी से कहता है कि वो रोना शुरू करे और उसके कहने पर जानवी जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद वो उससे कहता है कि स्विमिंग पूल में जाकर कूद जाओ।
जानवी पुल की तरफ जाने लगती है तो कबीर उसे रोक लेता है। ये देखकर वनराज उससे कहता है कि अब उसे यकीन तो हो ही गया होगा कि वो क्या क्या करवा सकता है। ज्योति उसके सामने रोने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे उनसे क्या चाहिए। तो वो उन्हें बताता है कि उसे उनकी बेटी चाहिए। वो अपनी अनुमति से अपनी बेटी उसे सौंप दे, लेकिन वो उससे कहते हैं कि वो अपनी बेटी उसे कभी नहीं सौंपेंगे। तो वरराज उनसे कहता है कि उन्हें हाँ तो करना ही पड़ेगा, और वो जानवी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि वो घर के सारे फोन्स ले आए और जानवी को जो फोन्स मिलता है वो उसको तोड़वा देता है। उसके बाद वो जानवी को चाय पत्ती खाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे याद आता है कि ढाबे पर जानवी को चाय की स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी, और अब जानवी पूरी चाय पत्ती का पैकेट भूखे जानवर की तरह खाने लगती है। कबीर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वरराज जानवी से उसे थप्पड़ मारने का कहता है, और जानवी अपने पिता को ही थप्पड़ मार देती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी बेटी उसके वश में है और वो उससे कुछ भी करवा सकता है। उसके बाद वरराज जानवी से अपने पैर दबाता है और कबीर और ज्योति से कहता है कि बेहतर होगा वो अपनी बेटी को उसे दान कर दे, क्योंकि आखिर वो कब तक उसे इनकार करेंगे। अब ये सुनकर कबीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वरराज को बुरी तरीके से पीटने लगता है। तभी वरराज जानवी को ऑर्डर देता है कि वो अपने भाई का सर फोड़ दे, और जानवी तुरंत उठकर जाती है और अपने भाई का सर सीढ़ियों पर दे मारती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी उनके घर के बाहर पुलिस भी आ जाती है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन वरराज कहता है कि अगर तुम लोग अपनी खैर चाहते हो तो पुलिस के सामने नॉर्मल बिहेव करना। पुलिस अंदर आती है। वो उन्हें बताते हैं कि किसी ज्योति नाम के महिला के नंबर से उन्हें बार बार कॉल आ रहा था और वो यहाँ पर देखने आए हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वरराज ये देखकर समझ जाता है कि ज्योति ने अपना कोई फ़ोन छुपा कर रखा है जिससे उसने कॉल किया होगा। एक्चुअली में ये वो फ़ोन था जो पानी में गीला हो गया था, और उसे सुखाने के लिए जानवी ने चावल के डब्बे में वरराज के आने से पहले ही फ़ोन को रख दिया था, इसलिए जानवी को वो फ़ोन में नहीं मिला था। इसी फ़ोन से ही ज्योति पुलिस को मदद के लिए बार बार कॉल कर रही थी। कबीर वरराज के दबाव में आकर उसे अपना दोस्त बताता है और पुलिस वालों से कहता है कि यहाँ पर वो पार्टी कर रहे थे, और तभी ज्योति कहती है कि हो ना हो बच्चों ने शरारत की होगी। और ज्योति तब किचन में फ़ोन लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि जानवी सिलेंडर की गैस लीक करते हुए उसके ऊपर ही बैठी हुई है और उसके हाथ में माचिस की तीली है जिसे वो जलाने ही वाली है। यानी कि वरराज ने जानवी को ऑर्डर दे रखा था कि अगर वो लोग कोई भी गड़बड़ करे तो तुरंत जला देना। खैर अब जानवी मजबूरन फोन को लेकर आती है और दिखाती है कि उसके बेटे की शरारत है, और पुलिस भी इनकी बात से कन्विंस हो जाते हैं और वो लोग वहां से जाने ही लगते हैं। लेकिन तभी पुलिस वालों को गैस की महक आती है, जिससे वो किचन में देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कबीर उन्हें इनकार कर देता है और उनसे कहता है कि पहले यहाँ पे गैस लीक हो रही थी, लेकिन उन्होंने अब गैस ठीक कर लिया है और सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही वरराज ज्योति से कहता है कि वो उस फोन को भी तोड़ दे, और उसके कहने पर वो फोन को तोड़ देती है। और कबीर अपने बेटे को लेकर आता है और उससे कहता है कि उसका खून निकल रहा है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही है, तो उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल जाना होगा। वो दया करके उन्हें हॉस्पिटल जाने दे। वरराज मान जाता है और उनसे घर में जितने भी पैसे और गहने हैं वो उसे ला कर देने को कहता है, तब वो वहां से चला जाएगा। कबीर बैग में सारे पैसे और गहने लेकर आता है और वरराज उसे उठाकर बाहर जाने लगता है। उन्हें लगता है कि अब मुसीबत टल गई है, लेकिन वरराज ठीक बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और वो उन पैसे और गहनों में आग लगा देता है और उनसे कहता है कि उसके लिए पैसे मायने नहीं रखते, क्योंकि उसे सिर्फ उनकी बेटी चाहिए। ये कहते हुए वो वापस घर के अंदर चला जाता है और वो जानवी को ऑर्डर देता है कि वो डांस करे, और जानवी उसके सामने नाचने लगती है। जानवी जब नाचते नाचते थक जाती है तो वो उससे कहता है कि उसे रुकना नहीं है, लेकिन एक माँ का मन कैसे मानता, इसलिए ज्योति बीच में आकर जानवी को पानी पिलाती है और उसे रोकने की काफ़ी कोशिश भी करती है। तभी वरराज जानवी से चाकू मंगवाता है और उसे कहता है कि अगर उसकी माँ ऊपर नहीं गई तो वो उसे मार डाले, और तभी इतने में ही ज्योति ऊपर चली जाती है। और यहाँ कबीर अपने बेटे ध्रुव से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ से जल्द बाहर निकल जाएंगे। उधर वरराज जानवी को ऑर्डर देता है कि अब वो सो रहा है, इसलिए अगर कोई उसके आसपास भी आए तो वो उसे चाकू से मार डाले। तभी वहाँ पे कबीर आता है तो जानवी उसे मारने के लिए आगे जाती है, लेकिन तभी कबीर देखता है कि जानवी ने अपने पैंट में ही पेशाब कर दिया है। और यहाँ कबीर को रियलाइज होता है कि जानवी भी अपनी तरफ से खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन वरराज का वशीकरण काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से कबीर वापस चला जाता है और आइडिया सोचने लगता है कि वो उनसे कैसे बचे। और तभी ज्योति नीचे आती है और वो गुस्से में वरराज पर अटैक कर देती है, और उधर कबीर खिड़की से नीचे आता है और अपनी बेटी को बांध देता है
और उसके बाद वो वरराज को जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वरराज जानवी को आदेश देता है कि वो तब तक हंसे जब तक वो मर न जाए। जानवी उसके आदेश का पालन करते हुए वैसा ही करने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें वरराज को छोड़ना पड़ता है। वरराज उसे कहता है कि तुम्हारी इस गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए, इसलिए वो जानवी को खोल देता है और उसे कहता है कि वो अपने भाई को जान से मार डाले। और जानवी अपने भाई को ढूंढने लगती है। उसका भाई घर की छत पे ही होता है और जानवी भी छत पर पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे कबीर भी जा ही रहा था, लेकिन वो ध्रुव को नहीं बचा पाता। जानवी ध्रुव को नीचे धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि ध्रुव अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। और तभी इतने में ही वरराज जानवी को लेकर बाहर आता है और उनसे कहता है कि उसका समय आ गया है यहाँ से जाने का। अब उसके पास वक्त बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए अब वो अपनी बेटी को उसे सौंप ही दे। कबीर और ज्योति के पास और कोई चारा नहीं होने की वजह से वो दोनों अपनी बेटी को उसे सौंप देते हैं और फिर ज्योति अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है और कबीर घर में ही रुकता है ताकि वो अपनी बेटी की जान बचा सके। कबीर ने दरअसल बहुत ही चालाकी से वरराज के फ़ोन में ट्रैकर लगा दिया था, जिससे कि वो उसे ट्रैक कर लेता है और उसके अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पे वो देखता है कि वहां और कई सारी लड़कियों को उसने अपने वश में करके रखा हुआ है। वहाँ पे टोटल 108 लड़कियां होती है और उसका ये प्लान था एक साथ उन 108 लड़कियों की बलि देने का, ताकि वो शैतान की शक्तियां को प्राप्त कर सके, जिससे कि वो किसी को भी चुटकियों में अपने वश में कर पाएगा बिना किसी को कुछ खिलाए पिलाए ही। अब वरराज अपने तांत्रिक वाले कपड़ों में आ जाता है और फिर सारी लड़कियों को निर्देश देते हुए कहता है कि जैसे जैसे मैं काली गुड़ियों को आग में डालूंगा तुम सभी के सभी नजदीक आते ही जाना, और जैसे ही मैं लाल गुड़िया डालूंगा तुम सभी के सभी आग में कूद जाना। ये कहकर वरराज आग में गुड़िया डालना शुरू कर देता है और लड़कियां आग की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है। और अब जब वरराज आखिरी लाल गुड़िया आग में फेंकने ही वाला होता है कि तभी कबीर वहां आ जाता है और वरराज पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वरराज कुछ कहता, कबीर उसकी जीभ को ही काट देता है और फिर वहां की सारी लड़कियां कबीर को घेर लेती है। लेकिन कबीर एक रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें वरराज कह रहा था कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और अपनी जिंदगी में लौट जाओ। और यहाँ हमें पता चलता है कि फार्म हाउस के हादसे के दौरान कबीर ने वरराज की ये कई बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जो वो कबीर और ज्योति को चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा था। इस रिकॉर्ड को सुनने के बाद सारी लड़कियां नॉर्मल हो जाती है और जानवी भी पहले की तरह ठीक हो जाती है। अब अगली सीन में हमें कबीर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर कबीर से मिलने के लिए आती है, जो उसका धन्यवाद कर रही थी क्योंकि उसकी वजह से ही 107 खोई हुई लड़कियों का केस सॉल्व हो गया था। लेकिन इसके साथ ही ऑफिसर ये भी बताती है कि वरराज का कोई अता पता ही नहीं है, वो शायद वहां से भाग गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद की कहानी बताई जाती है, जहां कबीर कुछ चूहे पकड़ रहा था और फिर वो चूहे लेकर एक बेसमेंट के अंदर जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि उसने वरराज को बंदी बना के रखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि वरराज कहीं भी भागा नहीं था, बल्कि उसे कबीर ने काफी समय से बंदी बना के रखा था और वो हर रोज उसे टॉर्चर किया करता था। कबीर उसे खाने के लिए मरा हुआ चूहा और चाय की पत्ती देता था और वो वरराज से कहता है कि पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर वो अपने बच्चों के लिए भगवान और शैतान दोनों बन सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्रेशन काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।